पिछले टॉपिक में हम लोग देखे कैसे वेब एपीआई बनाएंगे क्रड के लिए, जहां पे आप सारे स्टूडेंट का डिटेल निकाल रहे थे, आईडी देके सर्च कर रहे थे, फिर उसको हम लोग नया स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट कर रहे थे पोस्ट के थ्रू, अपडेट कर रहे थे पुट के थ्रू, और डिलीट कर रहे थे डिलीट के थ्रू। ये सारा काम तो हो गया, लेकिन ये हम लोग जो एपीआई को यूज किए वो किए बाय यूजिंग स्वैगर, जो कि एक टेस्टिंग टूल है। ये टेस्टिंग टूल आपका जो एपीआई का डेवलपर होता है वो यूज करता है। इसके थ्रू यूजर तो काम करेगा नहीं, या आप जिसको दे रहे हैं एपीआई यूज करने के लिए वो तो इसके थ्रू यूज करेगा नहीं, वो यूज करेगा अपने एप्लीकेशन के थ्रू। तो अब हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो हमारे वेब एपीआई को यूज करेगा, और उस यूज करने के प्रोसेस को यहां पे क्या बोलते हैं, कंज्यूम करेगा। क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, और वहां से रिक्वेस्ट भेजेगा अपने वेब एप्लीकेशन से, किसको? एपीआई को, और एपीआई काम करके फिर किसको रिटर्न करेगा? हमारे एप्लीकेशन को। तो इसके लिए भी आपको करना क्या होगा, ये अभी हम लोग का, क्योंकि अभी हम लोग का टेस्टिंग फेज में है, तो ये जो एक विंडो खुला हुआ है जहां पे हमारा क्या बना हुआ है, एपीआई बना हुआ है, ये हमारा एपीआई बना हुआ है, ये सारा कोड अभी हम लोग लिखे थे, ये ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको रनिंग स्टेट में ही छोड़ देंगे, और एक अलग से विजुअल स्टूडियो, क्योंकि देखो जो इसको यूज करेगा वो तो अपना सिस्टम डेवलप करेगा ना, वो तो अलग जगह पे डेवलप करेगा, अलग जगह होस्ट करेगा। तो हम लोग अलग से एक और विंडो खोल लिए विजुअल स्टूडियो का, और यहां पे एक नॉर्मल एमबीसी प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एमबीसी। यहां पे एमबीसी बना रहे हैं। नेक्स्ट, इसका नाम देते हैं एपीआई या यूज एपीआई डेमो। यूज एपीआई, हम लोग एपीआई को यूज करें इसलिए इसका नाम क्या दे दिए? यूज एपीआई डेमो। नेक्स्ट कर दिए। बाकी जैसे बनता है वैसे ही रहेगा सब कुछ, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। नेक्स्ट करके हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे क्रिएट कर देंगे, ये बन जाएगा। अब होगा क्या कि जब भी आपको कोई एपीआई यूज करना होता है, या कोई आपको एपीआई देता है यूज करने के लिए, तो उसका पूरा स्पेसिफिकेशन भी आता है उसके वेबसाइट पे। तो अगर आप मान लीजिए कि एमबीसी के थ्रू कोई भी एपीआई बना हुआ है, ASP.NET Core एमबीसी के थ्रू, और आपको ASP.NET Core एमबीसी के एप्लीकेशन के थ्रू ही यूज करना है, तो उसका स्पेसिफिकेशन दिया रहता है। पीएचपी के थ्रू कैसे यूज करेंगे उसका स्पेसिफिकेशन दिया रहता है। तो अब अगर देखोगे कि अगर इसका स्पेसिफिकेशन का बात किया जाए तो क्या है कि वहां पे जो मॉडल है, जिस स्ट्रक्चर का मॉडल है, सेम मॉडल आपको कहां बनाना पड़ेगा? जिस एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है वहां ही बनाना पड़ेगा। तो अगर तुम देखोगे यहां पे मॉडल हमारा क्या है, यहां पे स्टूडेंट नाम का एक मॉडल बनाए थे हम लोग, अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग सेम स्टूडेंट नाम का मॉडल कहां बना लेंगे? जिस एप्लीकेशन के अंदर यूज करना वहां पे। तो यहां आगे मॉडल कहां बनता है? यहां पे राइट क्लिक, ऐड, और यहां क्या कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं ना, हाँ ठीक है, राइट क्लिक, ऐड, और यहां क्या डाल दिए? क्लास। वहां नाम student.cs है, तो यहां पे भी क्या दे देंगे? student. क्योंकि मॉडल का नाम सेम होगा। वहां पे जितना वेरिएबल्स बना है क्लास के अंदर, सेम वेरिएबल यहां पे बनेगा। तो कुछ नहीं करना है फिलहाल, हम लोग ये लिख सकते हैं, ये स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा वेबसाइट पे, देख के आप खुद से टाइप कर सकते हैं, या यहां पे हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, यहां पे आके कॉपी पेस्ट कर लिए। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अब आपको मेन है कि आप उसको यूज कहां करना चाहते हैं। आप जब भी यूज करिए कंट्रोलर के थ्रू यूज करिएगा, तो या तो आप होम कंट्रोलर के थ्रू यूज करिए, और नहीं तो अगर आप कोई दूसरा बनाना चाहते हैं क्या कंट्रोलर, तो भी हम लोग बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, होम कंट्रोलर के थ्रू ही बनाते हैं। होम कंट्रोलर में आगे, होम कंट्रोलर में क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा कोड। पहला कोड जो ऐड करते हैं वो हम लोग करते हैं यूआरएल। जो यूआरएल है आपका, जिसको आप हिट करिएगा, तो हम बताए थे कि जब भी ये वेब एप्लीकेशन बने, वेब तुम्हारा एपीआई बनेगा, तो ये किसी न किसी सर्वर पे होस्ट होगा, तो उसका www.something.com/API/student वो तो रहेगा। अभी तो मेरा होस्ट किया हुआ नहीं है, तो होस्ट किया हुआ नहीं है तो हम लोग को क्या मिलता है? टेम्प्रोरी लोकल वेब एड्रेस मिलता है, जो अभी हम लोग को कहाँ से मिल जाता है, अगर तुमको ध्यान होगा तो अभी हम लोग जब इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम इसको हिट कर रहे हो तो यहीं पे देखो आता है उसका यूआरएल, CURL, कर्ल बोलते हैं उसको। इसको रन कराते हैं, देखो ये यहां पे यूआरएल आया हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है यूआरएल। इसी को क्या कर लेंगे, या यहां पे देखो है ना रिक्वेस्ट यूआरएल, नीचे बता भी रहा है कि इसका यूआरएल क्या है। अगर ये वाला पर्टिकुलर आपको यूज करना है तो उसका यूआरएल ये होगा, लेकिन इसमें क्या है, ये हो गया तुम्हारा एक्शन मेथड का, पर्टिकुलर एक्शन मेथड का यूआरएल हुआ, लेकिन यहां पे सर्वर का एड्रेस क्या है तुम्हारा, यहां से यहां तक। ये सर्वर का एड्रेस को आपको पहले स्टोर करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या होता है, सर्वर का एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो यहां पे एक वेरिएबल बनाते हैं,
प्राइवेट स्ट्रिंग URL इक्वल्स टू जो तुम्हारा सर्वर का एड्रेस है उसको ले लिए। उसके बाद यहां पे देना पड़ेगा API/student। अब ये क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि देखो गेट है या पोस्ट है, उस सब में तुम्हारा इतना तो रन होगा ही होगा। उसके बाद स्लैश करके अगर आईडी दे दिए तो गेट के अंदर आईडी वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। या अगर इसका हम लोग पोस्ट कॉल करा देंगे तो इसका पोस्ट वाला कॉल हो जाएगा। तो बेस एड्रेस रिक्वेस्ट URL क्या है तुम्हारा? यही है। यहां तक सर्वर का नाम हो गया और ये तुम्हारा API का URL हो गया। किसका हो गया? API का। तो इसको हम लोग स्टोर कर लिए। दूसरा, कभी भी अगर आपको अपना वेब एप्लीकेशन के थ्रू जो तुम्हारा ASP.NET MVC है उसके वेब एप्लीकेशन के थ्रू किसी वेब API को कॉल करना, चाहे वो ASP.NET का वेब API है या किसी और का वेब API है, आपको एक क्लास का यूज करना पड़ता है HTTP क्लाइंट। क्योंकि देखो हमारा एप्लीकेशन क्या होगा? क्लाइंट होगा जो रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट करने वाला क्या कहलाता है? क्लाइंट। वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? API के पास जाएगा और API वहां से प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करेगा। तो जो भी रिक्वेस्ट करने वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। तो यहां HTTP क्लाइंट नाम का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के पास कुछ ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है। इक्वल्स टू न्यू HTTP क्लाइंट। तो ये दो काम आपको कहां करना पड़ेगा? क्लास स्कोप में। कहां करना पड़ा? क्लास स्कोप में। ये दो काम जब कर लिए तब आप क्या करेंगे? तब अगला काम ये होगा कि भाई हमको अब अलग अलग रिक्वेस्ट करना है। तो पहला रिक्वेस्ट क्या होगा? हम सारा स्टूडेंट का डिटेल निकाल के देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले यहां क्या बताएंगे कि रिक्वेस्ट किससे जाएगा? HTTP गेट से। और हम लोग चाहते हैं जैसे ही पेज खुले तो याद होगा ना हम लोग CRUD का काम करते हैं, जहां लिस्ट एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर क्या आ जाता है? सारा का डिटेल टेबुलर फॉर्मेट में आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा? अगर इंडेक्स कॉल होगा, आप चाहते पूरा लिस्ट आ जाए, तो लिस्ट आएगा, तुमको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को भेजना पड़ेगा। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हमको देगा कौन? वेब API देगा। तो अब आपको क्या करना है? वेब API को हिट करना है और वहां से डिटेल्स को लाना है और ला के उसको भेजना पड़ेगा किसको? आपके इंडेक्स वाले व्यू को, क्योंकि दिखाएगा कौन? व्यू दिखाएगा। तो वहां से क्या आएगा? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आएगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो किसका ऑब्जेक्ट रखेगा? लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल रखेगा। ये बना लिए। इसी को हम लोग पास करेंगे कहां पे? इसको पास करेंगे हम लोग इसके व्यू में। लेकिन इसमें डेटा कहां से आएगा? इसमें डेटा कहां से आएगा भाई? ये तो अभी ब्लैंक है तो कुछ तो दिखाएगा नहीं। तो इसमें डेटा कहां से आएगा? डेटा आएगा वेब API से। तो वेब API सब डेटा कैसे लाएंगे? उसके लिए देखिए, उसके लिए आपको करना पड़ता है सबसे पहला काम, आपको अभी बताया तो ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाना, क्लाइंट डॉट गेट एसिंक। गेट एसिंक का मतलब क्या हो गया कि हम बोल रहे क्या कि क्लाइंट जो है ये हमारा किसका क्लास है? HTTP क्लाइंट का, जो रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा। कौन सा रिक्वेस्ट भेजेगा? गेट भेजेगा, पुट भेजेगा। तो हम बता रहे क्या कौन सा भेजेगा? गेट भेजेगा। ठीक है, गेट भेजेगा तो कहां भेजेगा? तो वो भेजेगा URL पे। कहां भेजेगा? URL हम लोग यहां दिए हुए ना। तो हम बता दिए भैया कि जो क्लाइंट है उसको बोले कि एक रिक्वेस्ट भेजो। कौन सा रिक्वेस्ट भेजो? गेट रिक्वेस्ट भेजो। कहां भेजो? URL में भेजो। और वहां से जो भी डिटेल्स आ रहा है उसको रिटर्न करो। उसको क्या करो? ये क्या करेगा? गेट रिक्वेस्ट भेजेगा बिना कोई पैरामीटर का। तो बिना कोई पैरामीटर का जब गेट रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहां से क्या आएगा? वहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा। ध्यान देना, सिर्फ डेटा नहीं आता है। ये डेटा तो आएगा ही, जो ये डेटा तुमको दिख रहा है ये डेटा हो गया, लेकिन डेटा के साथ भी इंफॉर्मेशन आता है। जैसे क्या आता है? एक रिस्पॉन्स हेडर आता है। क्या आता है? जिसमें तुम्हारा आएगा कि उसमें किस टाइप का डेटा आया है, उसका कैरेक्टर सेट क्या है, किस डेट को रिस्पांस जनरेट हुआ है, कौन सा सर्वर से हुआ है। तो वहां से डेटा के साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है। जब हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं तो यहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन जाता भी है। देखो कि बता रहा है कि यहां से गेट रिक्वेस्ट गया है, किसको गया है, मेरा ब्राउजर क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो URL के साथ बहुत सारा कुछ जाता है, जिसको इंफॉर्मेशन जाता है, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट हेडर। और जब रिस्पॉन्स आता है तो डेटा के साथ भी बहुत सारा चीज आता है, इसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स हेडर। तो ये जो मेरा रिटर्न करेगा वो डेटा भी रिटर्न करेगा और साथ ही साथ रिस्पॉन्स हेडर भी रिटर्न करेगा। तो उसको स्टोर करने के लिए C# हम लोग क्या करता है कि यहां पे उसको स्टोर करने के लिए जनरली हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल बना लेंगे C# में, where रिजल्ट। लेकिन अब रिजल्ट में समझना क्या है? रिजल्ट में डेटा भी है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन होता है कि भाई वहां से जो रिस्पॉन्स आया है वो सक्सेस का रिस्पॉन्स आया है या एरर का रिस्पॉन्स आया। सक्सेस का रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स को 200 होता है। तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ रिजल्ट डॉट इज सक्सेस कोड, अगर वहां से सक्सेस कोड आया है मतलब डेटा आ गया है,
और सक्सेस कोड नहीं आया मतलब डेटा नहीं आया। तो अगर वो सक्सेस कोड आया है तब क्या करना है आपको, तब आपको ये करना है कि जो इसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन है उसमें से सिर्फ डेटा निकाल लेना है। क्या निकालना है? डेटा। और डेटा को इस तरह से निकालना है ताकि वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? होता क्या कि वहां से डेटा जो आएगा, वहां से जब भी डेटा आएगा कैसे आएगा? जेसन के फॉर्म में। और तुमको स्टोर यहां किस में करना है? लिस्ट के स्टूडेंट के फॉर्म में। तो ध्यान से समझ लो, दो वर्ड सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन, ये दो वर्ड बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सीरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो डेटा है उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो HTTP रिक्वेस्ट में क्लाइंट से सर्वर तक जा सके। सीरियलाइजेशन क्या हो गया? डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि वो क्लाइंट से सर्वर तक जा सके, क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट जब होता है, HTTP प्रोटोकॉल में ऑब्जेक्ट वगैरह डेटा नहीं जाता है। तुम पिक्चर भेजते हो तो पिक्चर नहीं जाता है, वो डेटा को एक अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, बाइट्स का स्ट्रीम बोलते हैं उसको, और तब जाता है। और डीसीरियलाइज किसको बोलते हैं? जब वहां से डेटा आ रहा है ऐसा फॉर्मेट में जो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा, जैसे जेसन में आ रहा है, और आपको स्टोर कहां करना है? ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट टू HTTP फॉर्मेट वो कहलाता है सीरियलाइजेशन, और HTTP फॉर्मेट टू ऑब्जेक्ट कहलाता है डीसीरियलाइजेशन। तो ये सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन करने के लिए भी आपको कुछ क्लासेस का हेल्प लेना पड़ता है। कहां पे? C# में। तो यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि वहां से डेटा तो जेसन के फॉर्म में आ रहा है जो HTTP पे ट्रांसफर होकर आ रहा है, तो हमको यहां पे डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। उसको हमको कहां स्टोर करना है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में। तो उसको डीसीरियलाइज करते हैं। डीसीरियलाइज कैसे करते हैं चलो बताते हैं। तो डीसीरियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो वहां से इंफॉर्मेशन आया है उसमें से तो रिक्वेस्ट हेडर भी आया है और डेटा भी है, तो पहले डेटा को छांट के बाहर निकालना पड़ेगा, तब ना फिर उसको डीसीरियलाइज करेंगे। तो डेटा को छांटने के लिए यहां पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू रिजल्ट, क्योंकि सारा कुछ कहां आया है? रिजल्ट में। तो रिजल्ट डॉट कंटेंट डॉट रीड एज स्ट्रिंग एसिंग। क्या देना होगा? रीड एज स्ट्रिंग एसिंग डॉट रिजल्ट। तो हम लोग बोल रहे क्या कि जो डेटा वहां जैसा ही फॉर्मेट में आया हमको उससे लेना देना नहीं है। आप पहले उसको क्या करिए, आप पहले उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए? स्ट्रिंग के फॉर्म में, और उसको रिटर्न करिए। तो ये डेटा के अंदर क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा रीड होगा, फिर वो रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट क्या आ गया? तो अब डेटा मेरा छांट लिया गया। डेटा जब छांट लिया गया तब उसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डीसीरियलाइज। डीसीरियलाइज कैसे करते हैं? तो उसके लिए करते हैं वेर डेटा इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, जेसन कन्वर्ट नाम का एक क्लास होता है। जेसन कन्वर्टर नहीं, जेसन कन्वर्ट। जेसन कन्वर्ट डॉट, ये आ नहीं रहा है जेसन कन्वर्ट, इसका हो सकता है कोई पैकेज होगा जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका देखो, इस पर माउस लेके जाओगे अपने आप ही बताएगा क्या करना पड़ेगा। ये बोल रहा है क्या कि एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैकेज को इंस्टॉल अ पैकेज न्यूटन सॉफ्ट जेसन। तो यहां क्या करेंगे? फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, क्लिक कर देंगे। वो थोड़ा टाइम लेगा। एक्चुअली हम लोग वहां से भी जाके कर सकते थे। कहां से? पैकेज मैनेजर से। ये अपने आप कर लेगा। देखो जैसे इंस्टॉल हो गया, ये आ गया। अब डॉट करते हैं, आया। अब आपको क्या करना है? डीसीरियलाइज करना। इसी यही क्लास जो है वो क्या करेगा? डीसीरियलाइज करेगा। डीसीरियलाइज जब करेगा तो किस क्लास का किस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? तो उसको देना पड़ेगा कि लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और लिस्ट में किसका ऑब्जेक्ट बना के डालेगा? स्टूडेंट का, क्योंकि हमको यहां पे किसका बना के रखे हैं? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। और ये किसको डीसीरियलाइज करेगा? जो डेटा है उसको। तो पहले हम लोग क्या किए? सारा इंफॉर्मेशन उठा के लाए, फिर चेक कर लिए कि भाई इंफॉर्मेशन आया है कि नहीं, सक्सेस कोड है कि नहीं है। तो पहले उसको हम लोग क्या किए? उसमें से डेटा छांट के निकाल लिए। और डेटा छांट के निकाल लिए, उसके बाद हम लोग यहां पे क्या कर लिए? एक मिनट, डेटा दो नहीं हो सकता है, तो यहां पे हम लोग दे देते हैं STU। डेटा छांट के निकाल लिया, फिर डेटा को क्या किए? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ गया। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कौन आ गया? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ गया STU में। अब STU में तो हमको पास नहीं किया, हम यहां किसको पास किए हैं? स्टूडेंट को। तो हमको क्या करना होगा? STU वाला डेटा को कहां डालना होगा? स्टूडेंट्स में। लेकिन उसके पहले भी चेक कर लेंगे कि इफ STU इज नॉट इक्वल टू, अगर वो नॉट इक्वल टू नल है
तो स्टूडेंट्स में किसका डेटा डाल दो, एसटीयू का। तो स्टूडेंट्स में आ गया, और ये किसको, अब ये यहां से बाहर आएगा और ये क्या करेगा, यहां डाल देगा। अगर मान लो कि यहां पे एल्स होता है, हो भी सकता है ना कि वो इक्वल्स टू नल हो, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न नॉट फाउंड, एक एरर वाला मैसेज आ जाएगा। और लास्ट में क्या करेगा, ये सारे स्टूडेंट का डेटा जो है वो पास कर देगा किसको, इसका व्यू को। अब ये हम लोग याद होगा कि इंडेक्स के लिए कौन सा हम लोग बनाते थे, अगर बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल दिखाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फोल्डिंग कर सकते हैं। इसके फोल्डिंग में कौन सा यूज करेंगे, लिस्ट वाला। तो चलिए इसका व्यू जनरेट कर लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू। तो इसका देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 2-3 बार करोगे तो ध्यान में आ जाएगा कि क्या क्या करना पड़ता है। पहला काम ये है कि आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, वहां से डिटेल निकाल लिए, उसको चेक कर लेंगे रिस्पांस को 200 है कि नहीं, तो ये अपने आप चेक कर लेता है 200 है कि नहीं है। तो फिर डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके कहां डालना पड़ेगा, डेटा में। एक बार जब डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में हो गया तो फिर उसको डीसीरियलाइज करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, तो यहां बता दिया कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाना, क्योंकि बहुत सारा है। और उसके बाद हम लोग क्या किए, उसको लिस्ट में ट्रांसफर करके भेज दिए व्यू को। अभी व्यू को बना लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल दिखाने के लिए हम लोग लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट वाला टेम्पलेट यूज करते हैं। तो यहां से क्या ले लेंगे, लिस्ट वाला टेम्पलेट। यहां पे मेरा मॉडल कौन हो जाएगा, स्टूडेंट, और यहां क्या कर देंगे, ऐड। बोला कि इंडेक्स नाम से पहले से हटाना चाहते हैं, हाँ, हटा के नया बना दो। ये तो इसके फोल्डिंग हो रहा है ना, इसके फोल्डिंग में क्या होता है, व्यू तो अपने आप जनरेट हो जाता है ना। हाँ, उसको तुम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डिजाइन करना चाहते हो, कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। ये जनरेट हो गया। एक काम हम लोग यहां से थोड़ा सा गड़बड़ किए, यहां स्टूडेंट के बाद भी स्लैश लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है कि मान लो इन फ्यूचर तुमको आईडी भेजना होगा, तो आईडी कहां जाता है, स्लैश के बाद, चाहे अपडेट करना है या डिटेल्स के अंदर। अब इसको हम लोग देखो, यहां पे कोड जनरेट हो गया मेरा, किसका, लिस्ट का। एक बार रन करा के देखते हैं। जैसे इसको रन कराएंगे होम का इंडेक्स कॉल होगा, तो सारे स्टूडेंट का डिटेल आ रहा है कि नहीं। और स्टूडेंट का डिटेल आ रहा, तो ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी डेटाबेस कनेक्शन का कोड, यहाँ पे कोई पैकेज इंस्टॉल करना, यहाँ पे ऐप ऐप सेटिंग.json को कन्फिगर नहीं किए, कोई हम लोग ऐप कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाए, कुछ भी डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड नहीं लिखे, फिर भी डेटा हम लोग को मिल जाएगा। देखो आ गया डेटा। ये डेटा इसको कौन दिया, वेब एपीआई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि तुम लोग घर में या प्रैक्टिस जब करोगे तो हो सकता है कि जब इसको रन कराओगे तो कुछ एरर आ जाएगा। क्यों आएगा बता रहे हैं, हम पहले बताए कि तुम्हारा ये वाला एप्लीकेशन जो वेब एपीआई है वो अलग विंडो में रन करते रहना चाहिए। जब वो रन करते रहेगा तभी तो रिक्वेस्ट लेगा ना। जब रन नहीं करते रहेगा तो रन नहीं कर रहा सर्वर पे, नहीं तो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट लेगा नहीं। देखो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और दोबारा उस वहां पेज को रिफ्रेश करते हैं, या वो वाला एप्लीकेशन रन कराते हैं, यूज एपीआई है ना, इसको दोबारा रन कराते हैं। देखो इसमें क्या आएगा। इसीलिए 2 विंडो रखें कि एक वो रन करते रहेगा और इधर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में बना के इसको भी रन करा लेंगे, तब दोनों रन करते रहेगा तो काम हो जाएगा। अभी देखो इसको रन कराए ना, देखना क्या आएगा। ये कहां से आ गया भाई, कुछ हुआ होगा, देखने दो। हम लोग उसको बंद नहीं करके इसको बंद कर दिए होंगे। देखो ये वाला बंद नहीं हुआ, क्रड एपीआई हम लोग बंद किसको कर दिए थे, अपने एप्लीकेशन को। अब आएगा देखना, जो कंज्यूम कर रहा उसी को बंद कर दिया था, वो वाला रन होते रह गया था। एक्सेप्शन आया, यहां क्या आ रहा है, एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन आ रहा है, नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड इट। ये जिसको भेज रहा है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वहां कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कनेक्शन बन पा रहा है, क्योंकि मेरा वहां सर्वर रन, मेरा एपीआई रन नहीं कर रहा है। इसीलिए जब इसको टेस्ट करना होगा तो ये ध्यान रहे कि एपीआई वाला जो है उसको आपको रन करा लेना है, तब जाके इसको टेस्ट करना है। तो ये मेरा पहला बन गया जो क्या कर रहा है, सारे का डिटेल दे रहा है। एक हम बोले थे क्या हो सकता है, एक हो सकता है जो कि तुमसे एक आईडी लेगा, ठीक है, और उसी आईडी का क्या करेगा, वो उसी आईडी का डिटेल रिटर्न करेगा। तो वो भी हमारा क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रड में डिटेल्स वाला बनाते हैं। तो HTTP गेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या हो जाएगा, डिटेल्स, जो क्या लेके जाएगा, आईडी लेके आएगा। ये क्या लेके जाएगा, आईडी।
यहां हम लोग चेक कर लेंगे इफ आईडी इज नॉट इक्वल टू नल। अगर आईडी नल नहीं है तब आपको फिर से एक रिक्वेस्ट भेजना, लेकिन ऐसा रिक्वेस्ट भेजना है जो क्या लेके जाएगा, एक आईडी लेके जाएगा। और इस बार ध्यान देना कि ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न नहीं करेगा, आईडी लेके जाता तो एक स्टूडेंट रिटर्न करता है। यहां पे जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, सिंपल एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो एक स्टूडेंट का डिटेल रखेगा। उसके बाद यहां क्या करेंगे, एचटीटीपी क्लाइंट, सॉरी एचटीटीपी क्लाइंट नहीं, फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे क्लाइंट डॉट गेट एसिंक, ये भी गेट एसिंक करेगा। ये क्या लेता है, यूआरएल लेता है, ये क्या लेता है, यूआरएल। तो हम लोग देंगे यूआरएल, लेकिन इसके साथ डाल देंगे प्लस करके क्या, आईडी। इसके साथ क्या कर देंगे, प्लस करके आईडी, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। डॉट रिजल्ट। तो अब देखो यहां पे हम लोग स्लैश क्यों दिए, स्लैश देने का मतलब कि यूआरएल की जगह तो ये आ जाएगा, और तुम आईडी सपोज दिए 1, तो इसके साथ अगर 1 कॉन्केटेंट कर देंगे तो रिक्वेस्ट कैसा बन जाएगा, ऐसा। 2 देंगे तो रिक्वेस्ट कैसा बन जाएगा, ऐसा। 3 जाएगा तो रिक्वेस्ट कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो इसलिए स्लैश दिए ताकि वहां पे आईडी आ जाए, उसके बाद आईडी आ जाए। तो ये जो जाएगा ये कैसे जाएगा, तो यूआरएल प्लस आईडी। अब ये रिटर्न करेगा वेर, एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नाम में गलती कर दिए थे, रिजल्ट की जगह यहाँ पे रिस्पॉन्स देना चाहिए। क्या देना चाहिए, जो सर्वर से आता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या देते हैं, रिस्पॉन्स। जहाँ जहाँ रिजल्ट वहाँ क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स। यही तो है, यहीं से तो शुरू हो रहा है रिस्पॉन्स। यहाँ नहीं, ठीक तो है, URL डॉट रिजल्ट यहाँ पे लास्ट, हाँ उसी का लास्ट में देखिए रिजल्ट। नहीं तो ये रिजल्ट तो हो गया अलग चीज, ये वेरिएबल हम लोग बनाए हैं ना, ये रिजल्ट है कि हम लोग इसका रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट ही होगा भाई, जो ये यहाँ से भेजिए और रिजल्ट को रिटर्न करिए तो रिस्पॉन्स में आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, वेर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, एरर कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करा है ना, यहाँ से रिटर्न कराना पड़ेगा ना। अब हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे कि डेटा आया है कि नहीं आया है, अगर आया है तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न क्या कर देंगे, नॉट फाउंड। अगर कोई ऐसा आईडी दे दिए जो वहां से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो क्या रिटर्न कर देगा, नॉट फाउंड। ठीक है, अब अगर आईडी आया है तो यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसमें से सिर्फ डेटा निकाल लिए। डेटा निकालने के बाद फिर यहां भी डीसीरियलाइज करना पड़ेगा, सेम काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। यहां पे डीसीरियलाइज करेंगे इसी तरह से, लेकिन यहां पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं आ रहा है, यहां सिर्फ क्या आ रहा है, स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का डिटेल आ रहा है, तो यहां सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, भाई जो भी होगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ना कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का रिटर्न करेगा। एस2 में आ गया। अब चेक कर लेंगे कि इफ S2 इज नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल है तो ऊपर में हम लोग क्या बनाए हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट इक्वल टू STU। तो यहां वाला डेटा को कहां ट्रांसफर कर दिया, यहां पे, और ये अपना क्या करेगा, रिटर्न इसी में अंदर में कर देते, एक मिनट अंदर में कर देते हैं, रिटर्न व्यू। ये अपना व्यू रिटर्न कर देगा और यहां से क्या पास कर देगा, स्टूडेंट। ये अपना व्यू को कॉल कर देगा और स्टूडेंट का डेटा पास कर देगा, और अगर एल्स में होगा तो यहां से यहां आएगा, ये नॉट फाउंड दे देगा। ठीक है, अब यहां क्यों एरर आ रहा, अभी भी, हाँ अभी भी आने का रीजन है, यहां से आने के बाद यहां नॉट फाउंड में यही जाएगा। हाँ यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहां से तो रिटर्न कर दिए, लेकिन मान लो कि यहीं से बाहर आएगा तो यहां से तो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको यहां भी ना लिख के कहां लिख देंगे, सबसे लास्ट में। कि अगर यहां इफ में फेल होगा तो यहां आएगा, यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। अगर इस इफ में फेल होगा तो यहां आएगा, यहां से यहां आ जाएगा, इस इफ में फेल होगा तो यहां आ जाएगा। अब देखो एरर खत्म हो गया। देखो ये इफ में अगर फॉल्स हुआ तो इससे सीधे बाहर आएगा, तो यहाँ पे नॉट फाउंड हो गया। ठीक है, अगर ये इफ में फेल होगा तो यहाँ से बाहर आया, तो यहाँ तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो यहाँ से कहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आ जाएगा। और अगर ये इफ में फेल होगा तो यहाँ आएगा, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये इसके बाद फिर इसके बाहर आएगा, और इससे बाहर फिर यहाँ पहुंच जाएगा, तो अल्टीमेटली यही पहुंचेगा। तो हर केस में क्या आएगा, नॉट फाउंड ही आ जाएगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका बना देंगे, इसका बना देते हैं हम लोग व्यू, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। यहां पे इस पर क्या हो जाएगा, डिटेल्स, और ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, और ऐड। अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे किसी का डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल अलग से पेज में दिख जाएगा। ये अपने आप व्यू जनरेट कर रहा है, देखो इसका फोल्डिंग कर दिए हम लोग।
तो मेन यही देखना है कि पहले सारा रिटेल लाना है, फिर उसमें से स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा को छांट लेना है, फिर उसको डीसीरियलाइज करना है। डीसीरियलाइज कब करेंगे? जब डेटा निकाल रहे हैं। जब हम लोग डेटा भेजेंगे तो वहाँ सीरियलाइज करना पड़ेगा, उल्टा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से डेटा को तुमको सीरियलाइजेशन करके उसको अरेंज करके एक साथ भेजना पड़ेगा। तो सीरियलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहां आप डेटा को ऑब्जेक्ट से ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिससे वो एचटीटीपी पे ट्रांसफर हो सके। डीसीरियलाइजेशन किसको बोलते हैं? जो एचटीटीपी से डेटा आया है एचटीटीपी फॉर्मेट में, चाहे वो जेसन फॉर्मेट हो, एक्सएमएल फॉर्मेट हो, उसको वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ डिटेल्स में जाते हैं। ये नॉट फाउंड आया, नॉट फाउंड आ गया ना, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो देख लेते हैं क्या है गड़बड़ है। हम लोग क्या करेंगे? गड़बड़ देखने के लिए क्या करते हैं? ब्रेक पॉइंट्स लगा देते हैं, कहां तक काम हो रहा है, कहां तक नहीं हो रहा है। यहां आया, देखते हैं आईडी में आया कि नहीं। कुछ आईडी में ही क्या आ रहा है? नल। अब आईडी में नल क्यों आ रहा है? हमको व्यू से देखना पड़ेगा। आईडी में ही नल आ रहा है तो यहीं से सीधे कहां चला जा रहा है? बाहर। तो क्या जा रहा है? नॉट फाउंड वाला पेज आ जा रहा है। DETAILS डिटेल्स। चलिए हम लोग इंडेक्स में चलते हैं क्योंकि डेटा तो यहीं से भेजा जा रहा है। ओ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा पास ही नहीं किया गया। ये कहाँ डाला हुआ है? कमेंट में डाला हुआ है। और यहाँ ऐसे नहीं पास करना पड़ता है। ID इक्वल्स टू आइटम डॉट ID दे देंगे। आइटम डॉट रोल होगा, आइटम डॉट रोल। तो ID की जगह पे क्या चला जाएगा? रोल चला जाएगा। यहाँ पे भी ID की जगह क्या चला जाएगा? रोल। और यहाँ पे भी ID की जगह क्या चला जाएगा? रोल। तो जब ID पास ही नहीं हो रहा है तो सीधे बाहर चला जा रहा है। तो ये देखो ब्रेक पॉइंट लगाने से फायदा हो गया। ब्रेक पॉइंट लगा, रुक गया, हम चेक कर लिए उसमें क्या आ रहा नहीं आ रहा है। अब देखो तुम नीचे में URL देखना है यहाँ पे। अब देखो 2 3 आ रहा है, देखो 1 2 3 8 और 10, जिसका जो ID आ रहा है। डिटेल्स पे क्लिक किए, खुला, बैक टू लिस्ट पे चले गए, इसका डिटेल्स पे क्लिक किए, खुला, बैक टू लिस्ट पे क्लिक किए, डिटेल्स पे क्लिक किए, खुला। क्लियर? दो चीज हम लोग देख लिए, दोनों गेट को हम लोग कंज्यूम कर लिए, ID वाला भी और सारा वाला। ठीक है, और क्या बचा हमारा? डिलीट और अपडेट। तो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा एक बार में। तो अगला बार में हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे हम लोग डिलीट वाला और अपडेट वाला कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर फिर से देख लो, एक बार रिपीट कर देते हैं बंद करने से पहले वीडियो को। यहाँ पे हम लोग देखो कोई डेटाबेस का कोड नहीं लिखे। हम लोग कोड क्या लिखे? सिर्फ एक URL को हम लोग कॉल करा रहे हैं और वहां से डेटा आ रहा है, उसको लेके ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसको दिखा पाए और हम लोग दिखा दे रहे हैं। तो यही होता है तुम्हारा वेब API को कंज्यूम करना। और यहाँ पे URL जो है ये तुम्हारा सर्वर का URL होगा। जब भी कोई भी हम लोग वेब, अगर मान लो कोई बना बनाया वेब API तुम यूज करना चाहते हो तो वो जहाँ पे भी जो भी API बना के डाला हुआ रहता है वो पूरा वेबसाइट में सारा कुछ दिया रहता है। उसका सर्वर का ये जो URL क्या होगा वो वहाँ डाला रहेगा, उसी को लेके यहाँ डाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो बाकी आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि कैसे वो दो काम करेंगे तो वेब API का भी हमारा करण वाला कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल्स तक हम लोग का हो गया था। अब हम लोग आगे अगला काम करेंगे एडिट का। किसका करेंगे? एडिट। तो आप अगर मान लो कि ये प्रोग्राम रन कराते हैं तो लिस्ट कॉल होगा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स। वहां पे एक एडिट नाम का ऑप्शन होता है। एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो वहां से एक ID भेजेगा और उसी का डिटेल्स हमको क्या करना होगा? एक फॉर्म के अंदर भर के एक व्यू जनरेट करना पड़ेगा जहां पे आप उस डेटा को एडिट कर सकते हैं और सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। आ गया? जब यहां पे हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा? यहाँ नीचे देखना, अगर 1 पे क्लिक कर देखो एडिट एक्शन मेथड को कॉल कर रहा है, 1 पास कर रहा है, यहाँ से 2 पास कर रहा है, यहाँ से 3 पास कर रहा है, ID पास कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले गेट बनाएंगे जो एक व्यू जनरेट करेगा जिसमें डेटा पहले से फिल आउट रहेगा। तो पब्लिक
आई एक्शन रिजल्ट एडिट, जो क्या लेके आएगा, आईडी। पहला काम तो हम लोग यही चेक करेंगे कि आईडी हमारा नल तो नहीं, आईडी आया है कि नहीं आया, तो यहां चेक करेंगे इफ आईडी इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर आईडी नॉट इक्वल्स टू नल है तब आगे अगला काम क्या करना होगा, सबसे पहले कि तुमको एक रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा, आईडी पास करना होगा, वहां से क्या निकाल के लाना होगा, वहां से निकाल के लाना होगा उस स्टूडेंट डिटेल जिसका आईडी आया है, और उसको स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट क्लास का जो मॉडल है, मतलब स्टूडेंट जो मॉडल है उसके अंदर डेटा भर के फॉर्म को भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, st इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। उसको हम बताए थे कभी भी रिक्वेस्ट भेजना है तो क्या करना पड़ता है, वैर डेटा इक्वल्स टू, सेम काम करेंगे जो डिटेल्स में किए। देखो डिटेल्स में भी वही काम कर रहे हैं ना, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए और आईडी के बेसिस पर डेटा को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करेंगे, अगर वहां से डिटेल्स आता है, सक्सेस कोड आता है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, डीसीरियलाइज करके ऑब्जेक्ट में डाल दिया और उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दिया कहाँ पे, स्टूडेंट में, और उस स्टूडेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ पे भी सेम कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग जो डिटेल्स में है, क्योंकि डिटेल्स में क्या होता है, वो डेटा को दिखा देता है और ये क्या करेगा, उसी डेटा को एक फॉर्म बना के आपको दे देगा जहां से आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपल से हम वही कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ध्यान से फिर से देखो, पहले ऑब्जेक्ट बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि जो डेटा आएगा वो मॉडल के अंदर डालना होगा, इसलिए मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लिए। एपीआई को रिक्वेस्ट भेजने के लिए जो एचटीटीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट है डॉट गेट एसिंग यूआरएल /id दे दिए। तो यूआरएल हमारा क्या है, यूआरएल हमारा ये /id की जगह 1 2 3 4 जो भी होगा, तो आईडी लेके जाएगा। आईडी लेके जाएगा तो हमारा कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, हमारा कॉल होगा, कहा गया, गेट, ये वाला, ये कॉल होगा। आईडी लेके आएगा, वहां से वो सर्च करेगा, सर्च करके क्या करेगा, रिटर्न कर देगा स्टूडेंट को। ठीक है, तो रिटर्न करेगा तो यहां पे रिस्पांस में आ जाएगा। रिस्पांस में बताया क्या क्या आएगा, तो आपका रिस्पांस हेडर भी आएगा प्लस डेटा भी आएगा। हम लोग चेक कर लेंगे कि रिस्पांस आया है कि नहीं आएगा। रिस्पांस आया है तो पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में सिर्फ जो डेटा है उसको निकाल के डाल लिए यहाँ पे। फिर हम बताए थे डेटा जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, जेसन के फॉर्म में होता है, उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो फिर जेसन कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट करके यहाँ बता दिए कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, तो रिटर्न कर देगा। तो स्टूडेंट में डिटेल्स आ गया, चेक कर लेंगे अगर स्टूडेंट में डिटेल आया है कि नहीं। अगर आया है, नॉट इक्वल टू नल है, तो स्टूडेंट का डिटेल किसमें पास कर दिए, जो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए थे उसमें, और उसको यहाँ पास कर दिए। तो ये रिटर्न कर देगा, ये डेटा किसको भेज देगा, अपने व्यू को। और अगर इन केस अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होता है या यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होता है या यहाँ कंडीशन फॉल्स होता है, तो कहाँ आएगा, बाहर। तो मैसेज क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा है एक्चुअली एडिट के अंदर। तो नॉट फाउंड हम लोग नहीं रन कराए, तो यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न, वो हम लोग वहाँ पे देख रहे थे डिटेल्स में, तो नॉट फाउंड। अब हमारे पास एक गेट वाला बन गया जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारा व्यू को इसके फोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए व्यू को इसके फोल्ड करते हैं। इसके लिए इस प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, यहां पे एडिट, टेम्पलेट भी क्या हो जाएगा, एडिट, और तुम्हारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मॉडल, और यहां ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, एक व्यू बनेगा जिसमें फॉर्म रहेगा, और फॉर्म में डेटा कहां से आएगा, फॉर्म में डेटा ये भेजेगा सर्च करके जो आईडी आया है उसमें से, और वो डेटा कहां से आएगा, तुम्हारा वेब एपीआई उसको जनरेट करके देगा। ये खुद से डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहा है, वहां से डेटा आ रहा है, उसको अपना मॉडल में कन्वर्ट करके अपने व्यू को भेज दे रहा है। यहां पे व्यू जनरेट हो गया। एक बार रन करा के देखते हैं कि इसका व्यू कैसा दिखता है एडिट का। यहां एडिट पे क्लिक करते हैं, देखो सारा डेटा भरा हुआ आ रहा है। अब यहां पे जब सबमिट करोगे तो ये क्या करेगा, एडिट का पोस्ट मेथड को कॉल कराएगा। तो सबसे पहले एडिट का पोस्ट बनाना होगा। चलिए, एडिट का पोस्ट हम लोग कहां बनाएंगे, अपना कंट्रोलर के अंदर, http पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या देंगे, एडिट। लेकिन इस बार ये आईडी लेके नहीं आएगा, पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करेंगे इफ जब भी फॉर्म से डेटा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडल स्टेट चेक करते हैं।
मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर मॉडल स्टेट तुम्हारा क्या है, वैलिड है, तो अपडेट का काम करेंगे, और अगर वैलिड नहीं है तो फिर से क्या करेगा, अपने व्यू को वापस भेज देगा और वहाँ पे क्या पास कर देगा, जो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं st, या st की जगह पूरा स्टूडेंट ही कर देते हैं। लेकिन मान लो कि अगर डेटा वहां से आया है तब इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए भी तुमको यहां कोड नहीं लिखना, तुमको क्या करना, अपडेट करने के लिए जो हमारे पास यहां पे एक एक्शन मेथड है उसको कॉल करना है। किसके अंदर, एपीआई के अंदर। तो एपीआई के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो अपडेट के लिए यहां पे हमारे पास है, जब भी अपडेट के लिए आएगा तो एक आईडी लेके आएगा और एक क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्ट लेके आएगा, दो डेटा लेके जाएगा, ठीक है। तो इस और उसके बाद कोड वहां लिखा हुआ, तो हमको सिर्फ यहां से उसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए ध्यान देना होगा कि अभी तक डेटा वहां से जब हम लोग लाते हैं तो डेटा लाते हैं तो उसको डीसीरियलाइज करना पड़ता है, और डेटा भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको सीरियलाइज करना पड़ेगा ताकि वो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू जा सके। तो हम लोग को सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको डीसीरियलाइज करेंगे। स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू जेसन कन्वर्टर डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे, और इसके अंदर किसको पास कर देंगे, स्टूडेंट को। ये डीसीरियलाइज हो गया। यहां पे एरर क्यों आ रहा भाई, स्टूडेंट तो यहां पे है, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क डालना होगा। अभी भी ले रहा है ये, सॉरी उल्टा कर दिए हम लोग। डीसीरियलाइज थोड़ी करना होगा, यहाँ सीरियलाइज करना होगा ना। डीसीरियलाइज कब करते हैं, जब डेटा जेसन में आया और उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तो ऑब्जेक्ट हमको किस में कन्वर्ट करना है, जेसन में, तो हम लोग को डीसीरियलाइज की जगह सीरियलाइज करना पड़ता है उसको, ठीक है। उसके बाद उसको भेजने के लिए सर्वर पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल हुआ। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, तुम्हारा स्ट्रिंग कंटेंट नाम का एक क्लास होता है उसके फॉर्म में। तो स्ट्रिंग कंटेंट का यहां पे हम लोग दे देंगे कंटेंट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग कंटेंट, और यहां पे आपको दो चीज देना पड़ता है। पहला, किसको कन्वर्ट करना है, डेटा को कन्वर्ट करना है, ये क्या कर रहे हैं अभी हम बताते हैं। दूसरा, इसका इनकोडिंग बताना पड़ता है। ये इनकोडिंग भी क्या होगा वो भी बताते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। इनकोडिंग नाम का एक क्लास है डॉट UTF-8। अब यहां एरर आ रहा है इनकोडिंग में, इसका मतलब इनकोडिंग जो नेम स्पेस में होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके नेम स्पेस को इंपोर्ट करेंगे। क्या है, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट। एरर खत्म हो गया। और तीसरा पैरामीटर इसमें पास, तीसरा पैरामीटर जो इसमें देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा application/json। ये एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग यहां पे जो स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा है उसको जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करें। सिंपल सा क्या कर रहे हैं, जेसन के फॉर्म में। तो डेटा इनकोडिंग होता है कि आपका जब डेटा जाएगा तो जो डेटा होगा उसके अंदर क्या होगा, ये तो स्ट्रिंग है, तो मान लो तुम अपना नाम दिया अमित, तो AMIT, तो हर लेटर के लिए कितना बिट लेगा। तो UTF-8 का मतलब क्या होता है कि जो स्पेस लेगा वो कितना लेगा, हर बिट के लिए 1 बाइट। 8 बिट मतलब क्या होता है, 1 बाइट होता है ना। तो ये पहले हम लोग क्या किए, पहले उसको ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए, स्ट्रिंग से एक तरह से मान के चलो कि उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिए। एक बार जब ये जेसन में कन्वर्ट हो गया तब आपको अपडेट के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा, अपडेट के लिए। तो उसके लिए करना पड़ता है क्लाइंट डॉट, अब अगर ऊपर देखोगे तो हम लोग गेट रिक्वेस्ट भेजे थे। क्या भेजे थे, गेट। यहां पे भी क्या भेजे थे, गेट, ठीक है। और इसमें भी क्या, इसमें भी गेट भेजे थे, इसमें भी गेट भेजे, इसमें डेटा लाना था गेट। लेकिन अब तुमको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए क्या होता है, हम बताए थे अपडेट करने के लिए कौन सा होता है, पुट। कौन सा रिक्वेस्ट होता है, पुट एसिंक। पुट एसिंक में आपको क्या करना पड़ेगा, पुट एसिंक के अंदर आपको दो चीज भेजना पड़ेगा। पहला URL, तो URL देंगे कहां रिक्वेस्ट भेजना है, प्लस उसके साथ आईडी भी तो भेजना है। तो हम लोग यहां क्या दे देंगे, यहां दे देंगे स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है
उसमें जो आईडी आया है वो। और दूसरा कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पे आते हो तो देखो दो पैरामीटर ले रहा है, एक तो आईडी ले रहा है और एक क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो आईडी तो हम लोग यूआरएल के साथ ही प्लस करके भेज दिए। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारा, ये जो कंटेंट बनाए हैं, डेटा भी तो भेजना पड़ेगा, किसको अपडेट करना है, तो इस आईडी का डेटा ये अपडेट कर देना। आईडी ने यहां शायद रोल है, तो यूआरएल प्लस स्टूडेंट का रोल, तो मान लो यूआरएल जो भी है, फिर रोल नंबर 1 2 जो भी होगा स्लैश करके चला जाएगा, और किस जो डेटा नया डेटा वो कहां जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है। तो अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट जब भेजेगा तो या तो वहां काम होगा या तो नहीं होगा, तो वहां से रिस्पॉन्स आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज का यहां कर देंगे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू। अब रिस्पॉन्स में या तो सक्सेस आएगा, रिस्पॉन्स में या तो सक्सेस आएगा या फिर ये, और एक चीज लास्ट में लोग भेजना लिखना भूल गए, रिजल्ट। तो अब या तो सक्सेस आएगा या तो एरर आएगा। तो अभी हम लोग चेक कर लेंगे क्या कि अगर सक्सेस है तो इफ रिस्पॉन्स वहां से सक्सेस कोड आया कि नहीं आया, इस सक्सेस कोड मतलब 200 आया कि नहीं। अगर 200 आया है तो सबसे पहले क्या करेगा, टेम्प डेटा में एक मैसेज डालेगा। क्या डालेगा, मैसेज। और यहां हम लोग क्या दे देंगे, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये किसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और ये रिडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स को। ठीक है, और नहीं तो किसको चला जाएगा, अपने व्यू में चला जाएगा। तो एक बार इसको करते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना कि यहां से एक मैसेज जा रहा है, तो मैसेज कहां जा रहा है, इंडेक्स को जा रहा है, तो इंडेक्स में आते हैं। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर तुम लोग को याद होगा, हम लोग बूटस्ट्रैप का एक अलर्ट लगा देते हैं, जहां पे हम लोग मैसेज को दिखाते हैं कंडीशनली। चलिए बूटस्ट्रैप का एक अलर्ट लगा लेते हैं। रीड द डॉक, साइड में है अलर्ट आएगा। अलर्ट्स सबसे नीचे में क्रॉस वाला होता है, ये जिसमें क्लोज बटन है, इसको कॉपी किए और यहाँ के पेस्ट कर दिए। यहाँ जो भी लिखा हुआ उसके जगह पर मैसेज दे देते हैं, और यहाँ पे दे देंगे @टेम्प डेटा में मैसेज। लेकिन ये हमेशा नहीं दिखना चाहिए, तब दिखना चाहिए जब मैसेज में वैल्यू आया है। तो यहाँ पे करेंगे इफ़, पहले @इफ टेम्प डेटा के अंदर अगर मैसेज इज नॉट इक्वल्स टू नल है, तब ये काम होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो जब कोई मैसेज डाल के इसको रिक्वेस्ट करेगा तब तो ये दिखेगा। शुरू में जब हम लोग इसको रन कराते हैं तो ये नहीं दिखेगा। एक बार अपडेट करके देखते हैं, फिर हम लोग क्रिएट देखेंगे। क्या देखेंगे, क्रिएट। मान लो यहाँ विनीता शर्मा की जगह हमको विनीत शर्मा करना है, यहाँ हम लोग विनीत शर्मा कर देते, विनीत शर्मा। फीमेल की जगह क्या कर देना है, मेल। यहाँ सेव पे क्लिक करते, वापस इसी में आ गया। का है भाई, वो रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, एक बार बंद करके चालू करते हैं, देखते हैं। विनीत शर्मा मेल सेव पे क्लिक करते हैं, यहीं आ जा रहा वापस, यहीं आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वापस होम कंट्रोलर में, और कुछ लगाएंगे हम लोग क्या, यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक पॉइंट। देखते कहाँ पे जा रहा है सीधा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
यहाँ आया, ठीक है। इसमें देखते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें एक गड़बड़ हो गया है, डीओबी में नहीं आ रहा है डेटा। तो डीओबी में जब डेटा नहीं आ रहा है, डीओबी इसका मतलब डाला हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डीओबी में डेटा नहीं आ रहा, तो मॉडल स्टेट क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। फेल हो जा रहा है तो सीधे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। यहाँ आ रहा तो सीधे वो अपना वाला को रिटर्न कर दे रहा है। तो डीओबी का फील्ड बना क्यों नहीं भाई, देख लेते हैं कि स्टूडेंट में डीओबी है कि नहीं। अच्छा, वो नहीं बनने का रीजन क्या होगा कि यहाँ डेट ऑनली लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, तो डेट ऑनली में डेटा टाइप को तुम्हारा स्कैफोल्डिंग सपोर्ट नहीं करता। तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनुअल कर लेते हैं। मैनुअल एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ डाल दिए, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, डीओबी। यहाँ पे भी क्या डाल दिए, डीओबी, और यहाँ पे भी क्या डाल दिए, डीओबी। पहला काम ये कर दिए, और दूसरा काम करना होगा कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू यहाँ क्या डालना पड़ेगा, डेट। अब हमारा डीओबी भी जाएगा, डीओबी जाएगा तो हमारा मॉडल स्टेट फेल नहीं होगा, तो काम हो जाना चाहिए। तो ब्रेक पॉइंट लगा के आप चेक कर सकते हैं कहाँ क्या डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा, कहाँ तक काम कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो एरर सर्च करने में, डिबग करने में बहुत ईजी हो जाता है। देखो यहाँ डेट ऑफ बर्थ अब आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग विनीत शर्मा करते हैं, और जेंडर क्या कर देते हैं, मेल। सेव करते हैं, यहाँ आया, देखो इस बार यहाँ आया, तब देखते हैं इसमें सारा में डेटा आया कि नहीं आया। किसी में नल तो नहीं है, किसी में भी नल नहीं है, चारों फील्ड में रहे। अब आगे बढ़ते, देखो यहाँ आया, यहाँ जब आएगा तो इस यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ट्रू आ रहा है ना, माउस ले जाने पे क्या दिखा रहा है, ट्रू। मतलब इस बार ट्रू रहा था, अंदर चला जाएगा, देखो। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ आया, ये लाइन जब रन करेगा, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखो क्या गया, इस डेटा में देखो क्या आया। अगर तुम देखो कि जब हम लोग सीरियलाइज करके डेटा मंगाते हैं, तो ये भी समझना होगा कि सीरियलाइज करने से होता क्या है। देखो डेटा कैसे आया है, एक सीरियल में आ गया, रोल कोलन 2, नेम कोलन विनीत आया ना। ऑब्जेक्ट से क्या किया, एक सीरियलाइज करने से क्या हो गया, एक सीरियल में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब अगर उसको क्या किए, जेसन में कन्वर्ट कर लिए, तो यही डेटा देखो कैसा हो गया, वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, जहां पे डेटा देखो हेडर बन गया अपने आप, ठीक है, हेडर भी बन गया, प्लस इसमें डेटा इस तरह से कन्वर्ट हो गया होगा ताकि आसानी से वो ट्रांसफर हो सकता है। तो हेडर में ही सारा कुछ होता है, इसी में डेटा बना हुआ होगा अपना, हम लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन वो ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जो डेटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां आ गए, ठीक है। यहां देखते हैं सक्सेस कोड में क्या आया है, सक्सेस कोड में फेल आया, यहां से सीधे उठ के यहां आ गया, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। रिस्पॉन्स में क्या आया देखते हैं, स्टेटस कोड 405, मेथड नॉट अलाउड, लेकिन मेथड नॉट अलाउड दे रहा, ठीक है। देखते हैं यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या एपीआई में। ओ देखो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग गलती किए हैं, यहां पे अपडेट फंक्शन दे दिए, होना चाहिए था क्या, एडिट। वहां से कॉल किसको करा रहे हम लोग, एडिट को, और यहां बनाए हुए क्या है, अपडेट। इसलिए प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए बोला मिल ही नहीं रहा मेथड, तैलाव कहां से करेगा। इसको रीलोड कर लेते, अब हो जाएगा। यही गलती होता, देखो कहां पे गलती था, हम लोग एडिट की जगह अपडेट लिख दिए थे। मुश्किल होता है तो उसको खोजना पड़ेगा ना, ढूंढना ही तो मेन चीज़ है डिबगिंग। चलिए वापस रन कराते इसको, और अब चेंजेस करते हैं। अब फाइनली विनीता शर्मा को विनीत शर्मा बनाते हैं, सेव। फिर से आया, देखो फिर यहाँ का आ गया भाई, यहां पे एक और गड़बड़ है, ध्यान से देखो कि ये दो पैरामीटर लेकर आया, आईडी और ये, तो उसका जो यूआरएल बन रहा है उसमें स्लैश में आईडी भी आ रहा था। तुमको यहां पे एक और काम करना पड़ेगा, यहां पे करना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर, यहां क्या देना पड़ेगा, आईडी। ये कहां देना होगा, आपका एपीआई में, एपीआई का जो एडिट है वहां पे। तो यहां एडिट की जगह अपडेट भी होगा तो काम कर जाएगा, उसके चलते प्रॉब्लम नहीं था। एक बार वापस इसको बंद करके चला लेते हम लोग,
और अब रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्योंकि हो क्या रहा था कि यूआरएल पैटर्न में क्या हो रहा है, स्लैश आईडी करके आ रहा है, और यहां पर हम लोग स्लैश आईडी दिए नहीं थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। अब वापस इसको भी रन कराते हैं। देखो क्या हुआ, अपडेट हुआ, यहाँ क्या आया, तो एक तो हम लोग मेथड का नाम चेंज किए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो जो हम लोग मेथड का नाम चेंज किए उससे कोई लेना देना नहीं था, तो यहाँ अपडेट था पहले, उसको हम लोग एडिट कर दिया था, लेकिन ये अपडेट भी रहेगा तो काम कर जाएगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ था कि जो मेरा यूआरएल बन रहा था उसमें स्लैश आईडी भी जा रहा था, और यहाँ पे हम लोग स्लैश आईडी नहीं दिए थे, इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा था। ये हमारा एडिट हो गया, तो एडिट में फिर से एक बार इसको रिवाइज कर दे रहे हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है। एडिट के लिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म बनाए जो आईडी लेके आएगा, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए, उसके बाद हम लोग क्या किए, सर्च के लिए क्या किए, सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट भेजे, क्या भेजे, गेट, जो एक आईडी लेके जाएगा और एक स्टूडेंट को सर्च करेगा, रिटर्न करेगा। अगर वहां से डेटा रिटर्न हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और करने के बाद उसको डीसीरियलाइज करके ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट में डाल के फॉर्म को भेज दिए, फॉर्म में डेटा चेंज हुआ, वहां से जब आएगा तो वहां से तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, फॉर्म से, व्यू से तुम्हारे पास, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सीरियलाइज करना पड़ेगा। तो सीरियलाइज करने से क्या होता है, डेटा एक क्रम में सज जाता है ऑब्जेक्ट से निकल के नॉर्मल क्रम में, लेकिन अभी भी वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट में जाने लायक नहीं है। एचटीटीपी में जाने लायक के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको स्ट्रिंग कंटेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसमें आपको इनकोडिंग बताना पड़ता है, उसका फॉर्मेट बताना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुट एस्ट्रिंग कॉल करते हैं, यूआरएल प्लस स्टूडेंट डॉट रोल, तो स्टूडेंट डॉट रोल किसके जगह पे चला जाएगा, ये आईडी के जगह पे चला जाएगा, उसमें जो रोल का वैल्यू इसमें आ जाएगा, और ये कंटेंट वाला वैल्यू कहाँ आ जाएगा, कंटेंट वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा। ये काम करने के बाद एक रिजल्ट देगा, रिजल्ट में क्या देगा, या तो सक्सेस कोड या तो एरर कोड। तो अगर सक्सेस कोड है तो आपको मैसेज देके इंडेक्स को पास कर देगा, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वापस कहाँ भेज देगा, फॉर्म में भेज देगा। ये हमारा एडिट हो गया। एडिट के बाद अब दो ऑप्शन बचा, क्रिएट और डिलीट, तो हम लोग पहले डिलीट ही कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, डिलीट, उसके बाद क्रिएट पे आएंगे। तो डिलीट में क्या होगा, डिलीट के लिए भी एक फॉर्म बनाना होगा तुमको, गेट, जो तुमको इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि किसको डिलीट करना। अगर आप लोग को याद होगा क्रड में, तो पहले क्या होता है, एक पेज आता है, जिस पेज में एचटीटीपी गेट के जिस पेज में सारा इंफॉर्मेशन रहता है, एक डिलीट बटन रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या कर देंगे, डिलीट, जो क्या लेके आएगा, आईडी लेके आएगा। आईडी लेके आएगा तो सर्चिंग का काम हम बताए थे कि डिलीट में भी यही करना पड़ेगा, सेम टू सेम, पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे इसको यहां से लाके यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर आईडी को भेजेंगे, रिजल्ट सर्च करेंगे, सक्सेस है तो फिर उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके और ये डिलीट वाले व्यू में रिटर्न कर देंगे। और अगर मान लो कि सक्सेस कोड नहीं है तो ये वापस चला जाएगा, ये नॉट फाउंड बता देगा, भाई मिला ही नहीं, बात खत्म। तो अब इसका भी व्यू बनाना पड़ेगा, स्कैफोल्ड करना पड़ेगा, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, यहां पे टेम्पलेट क्या हो जाएगा, डिलीट, क्योंकि डिलीट के लिए बना रहे हैं, यहां स्टूडेंट हो जाएगा मॉडल। ऐड करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा, जनरेट कर देगा। ये देखो आ गया हमारा ये डिलीट वाला भी टेम्पलेट। अब इसको रन करा के देखते हैं कि कैसा दिखता है, फिर इस पर सबमिट करेंगे तो क्या होगा बताते हैं। सपोज यहां पे हमको दीपक कुमार सिंह को क्या करना, डिलीट करना, तो तुम किस पे क्लिक करोगे, आ रहा है। अब जब यहां डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ रोल नंबर भेजेगा, ध्यान से देखना, नीचे में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ये सिर्फ आपको रोल नंबर भेज देगा। क्या भेज देगा, रोल, किसको, डिलीट के पोस्ट को। तब आपको डिलीट का पोस्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, डिलीट का पोस्ट यहाँ पे बहुत इजीली बन जाएगा। क्यों इजीली बनेगा बता रहे हैं, पब्लिक, यहाँ कोई डीसीरियलाइज वगैरह करने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बता दे रहे हैं। डिलीट ये लेके आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का, स्टूडेंट, और ये क्योंकि पोस्ट होगा इसलिए यहां क्या देंगे, एचटीटीपी पोस्ट
अब यहां समझो क्या होगा कि ये सिर्फ रोल नंबर लेके आएगा। क्या लेकर? क्योंकि जब हम लोग डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के लिए सिर्फ आपको क्या देना, ध्यान से देखो, अगर हम लोग एपीआई में जाते हैं तो एपीआई में डिलीट वाला में, हाँ डिलीट में भी आईडी आएगा। क्या आएगा? आईडी। तो यहां पे भी हम लोग को आईडी देना पड़ेगा, जैसे यहां पे दिए ना हम लोग, वैसे यहां पे भी आईडी देना पड़ेगा। डिलीट में भी आपको आईडी देना पड़ेगा क्योंकि ये आईडी लेके आ रहा है। ध्यान से देखो, इसको सिर्फ आईडी देना है, इसमें ध्यान देना, इसमें आईडी और ऑब्जेक्ट दोनों देना था। तो ऑब्जेक्ट भेजना था तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा, डीसीरियलाइज करना पड़ा। यहां पे सिर्फ आईडी आना है, तो कोई सीरियलाइज वगैरह करने का जरूरत नहीं है। आपको सिंपल यहां क्या करना, पहले चेक कर लेना है इफ स्टूडेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर स्टूडेंट नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ आया है डेटा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है डिलीट करने के लिए, एक मिनट, लेकिन इसमें वहां से सिर्फ आईडी आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो हम लोग को यहां पे देना होगा आईएनटी आईडी, लेकिन जैसे ही आईएनटी आईडी दोगे तो यहां एक प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ये भी डिलीट आईएनटी आईडी और ये भी डिलीट आईएनटी आईडी। तो यहां प्रॉब्लम ये हो जाएगा तुम्हारा कि एक नाम से दो फंक्शन सेम पैरामीटर के साथ नहीं हो सकता। तो यहां तुमको अलग एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसका नाम कर देते हैं डिलीट कन्फर्म। क्या नाम दे दिए? डिलीट कन्फर्म। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि वहां से सबमिट करे वो तो कॉल करेगा डिलीट का पोस्ट, वहां तो डिलीट नाम का एक्शन मेथड खोजेगा, और यहां एक्शन मेथड किस नाम से है? तब एक यहां पे तुमको चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा? चलो देखते हैं। तो ये एचटीटीपी पोस्ट तो होगा, लेकिन इसका एक्शन नेम जो होगा, ये नया चीज बता रहे हैं तुम लोग को, एक्शन नेम इक्वल्स टू क्या देना होगा? डिलीट। तो यहां हम बता दिए कि ये फंक्शन का नाम भले डिलीट कन्फर्म है, लेकिन अब ये कब कॉल होगा? जब डिलीट एक्शन मेथड को कॉल किया जा रहा है किसके लिए? पोस्ट के लिए। गेट के लिए किया जाएगा तो ये कॉल हो जाएगा, और पोस्ट के लिए किया जाएगा तो ये कॉल हो जाएगा। अब अगर स्टूडेंट नहीं होगा, यहां आईडी होगा। अगर आईडी नॉट इक्वल्स टू नल है तो आपको डिलीट करना। डिलीट करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, http रिस्पॉन्स मैसेज का रिस्पॉन्स इक्वल्स टू क्लाइंट। अब देखो, डेटा निकालने के लिए गेट रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, अपडेट करने के लिए पुट रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, डिलीट करने के लिए डिलीट रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। तो डिलीट एसिंक, और यहां से तुमको यूआरएल भेजना पड़ेगा। तो तुमको देना होगा यूआरएल प्लस आईडी डॉट रिजल्ट। तो तुमको सिर्फ यूआरएल और आईडी भेजना है। किसको? डिलीट एसिंक को। डिलीट एसिंक किसको कॉल कराएगा? यहां पे आएगा, और इसका किसको कॉल करा देगा? डिलीट को कॉल कर देगा। जो आईडी आ रहा है यहां आएगा, वो आईडी के पीछे डेटा को सर्च करेगा, उसको क्या करेगा? डिलीट करेगा। डिलीट हो जाएगा तो ओके रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? नॉट फाउंड। तो अब अगर मान ली कि यहां पे चेक करेंगे कि इफ रिस्पॉन्स में हम लोग क्या चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस कोड। अगर सक्सेस कोड आया है तो क्या करेगा? टेम्प डेटा में एक मैसेज डालेगा, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। डिलीट हो जाएगा तो इंडेक्स में चला जाएगा। और अगर मान लीजिए कि डिलीट नहीं हो पा रहा है, तभी भी इंडेक्स में ही जाएगा, लेकिन यहां पे मैसेज दे देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या दे देंगे? और रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। तो इंडेक्स में दोनों समय जाएगा, डिलीट होगा तभी भी, नहीं डिलीट होगा, डिलीट होगा तो ये मैसेज लेके जाएगा, नहीं डिलीट होगा तो ये मैसेज लेके जाएगा। चलिए देखते हैं डिलीट करके। तो डिलीट करते समय सिर्फ आपको आईडी भेजना है, इसलिए कोई सीरियलाइज डिसीरियलाइज का झमेला नहीं है। प्लस यहां पे क्या होगा कि ये भी आईडी ले रहेगा और ये भी आईडी, वहां से आईडी ही आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके सॉल्व करने के लिए एनोटेशन हम थोड़ा चेंज कर दिए कि फंक्शन दूसरे नाम से, लेकिन बता दिए कि किसके लिए कॉल होगा? डिलीट एक्शन का पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। डिलीट में गए, यहां किस में जाते हैं? देखो समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया। क्या है समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया भाई? समथिंग वेंट रॉन्ग के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रेक पॉइंट लगाना होगा। यह आया, आईडी में देखते कुछ आया कि नहीं आया। आईडी में क्या है? 8 आया है।
यहां तो ट्रू हो जाएगा, अंदर गया रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स कोड देखो फिर से वही आ रहा 405 मेथड नॉट फाउंड, ये वाला समस्या फिर आ रहा है। यहां क्या दिए डिलीट एसिंक, मतलब फिर यहां पे कुछ गड़बड़ किए हम लोग। एक बार इसको बंद करके चालू करते हैं, क्योंकि हम लोग यहां चेंज किए थे ना। देखो वहाँ चेंज किए, अभी देखो इसमें ट्रू आ गया यहाँ, वो हम लोग सेव नहीं किए थे। डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, रीडायरेक्ट टू एक्शन, डिलीट हो गया। तो हुआ क्या था कि हम लोग यहाँ पे चेंज तो कर दिए थे ये वाला आईडी, लेकिन इसको हम लोग बंद करके चालू नहीं किए थे, इसलिए अपडेट नहीं हुआ था। तो हमारा देखो अभी तक हम लोग क्या देख लिए कंज्यूम करने में, कि सारा डेटा कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी था। दूसरा, एक मिनट, ये यहाँ ये तो तुम्हारा एपीआई का है, और अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कंज्यूम वाला में, तो सारा डेटा कैसे निकालेंगे, आईडी डाल के डेटा कैसे निकालेंगे, एडिट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। अब सिर्फ डेटा इंसर्ट करना बचा हमारा। तो अगर आपको डेटा निकालना है तो वही काम करना होगा। अगर सारा डेटा निकालना है तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, रिक्वेस्ट भेजे, सक्सेस कोड है, तो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर डीसीरियलाइज करके और उसको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डाल के रिटर्न कर देंगे। अगर एक का चाहिए तो यहाँ पे भी गेट एसिंक करेंगे, लेकिन आईडी पास कर देना होगा, तो एक ही स्टूडेंट का आएगा, यहाँ एक ही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर वही डीसीरियलाइज वाला सिस्टम चल रहा है। एडिट करने के लिए पहले डेटा को सर्च करना पड़ेगा, सर्च करने के बाद उसको अपडेट करना पड़ेगा, डिलीट करने के लिए भी डेटा को सर्च करना पड़ेगा, फिर एडिट करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं अगला काम पे, वो है क्रिएट। क्या है क्रिएट, कि अगर हम यहां से डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पर हम क्रिएट न्यू में जाते हैं, तो क्रिएट न्यू में जाएंगे तो किसको कॉल करेगा, क्रिएट का तो भी एक्शन मेथड बनाया नहीं है, इसलिए कुछ भी आ नहीं रहा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और पहले क्या करते हैं क्रिएट क्या करेगा, आपको फॉर्म देगा। तो फॉर्म देगा मतलब क्या होगा, व्यू दे रहा है, तो क्या होगा http गेट, ये किसके लिए फॉर्म देगा, स्टूडेंट के लिए। तो यहां से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट का, st या स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और रिटर्न व्यू, और यहां से क्या पास कर देंगे स्टूडेंट। और इसके लिए हम लोग जनरेट कर लेंगे क्या, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, और यहां पे हम लोग कर देंगे क्रिएट टेम्पलेट लेंगे, स्टूडेंट और ऐड। तो ये देखो क्रिएट के लिए क्या आ गया, व्यू आ गया। चलो एक बार देख लेते कि व्यू कैसा दिख रहा है। उसके बाद जब वहां से डेटा सबमिट करेंगे तो इसका पोस्ट कॉल होगा, तो वहां पे मेन काम करना होगा, कैसे हम लोग वहां का क्रिएट को कॉल करेंगे। यहां से अभी तो हम लोग क्रिएट पे क्लिक करें तो कुछ भी नहीं आ रहा था, नॉट फाउंड आ जा रहा था, लेकिन अब क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आ रहा है। अब यहां जब सबमिट पे हम लोग क्लिक करेंगे इसका, तो ये किसको कॉल कराएगा, ये कॉल कराएगा हमारा होम कंट्रोलर का क्रिएट का पोस्ट, http पोस्ट। ये होगा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या हो जाएगा क्रिएट, जो स्टूडेंट क्लास का क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्ट लेके आएगा। पहले तो ये चेक करेगा मॉडल स्टेट सही है कि नहीं, इफ मॉडल स्टेट डॉट, जब भी फॉर्म से डेटा आता है तो हम लोग यही चेक करते हैं, अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने व्यू में भेज दो और वापस स्टूडेंट को दे दो। लेकिन अगर सब कुछ सही है तब क्या करना है, तो आपको करना ये है कि डेटा को पहले ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको हम लोग पास कर सके, किसको, जिसको हम लोग पास कर सके अपने वेब एपीआई को। तो इसके लिए दो काम करना पड़ता होगा, ये करना पड़ता है। पहले बताया था स्ट्रिंग का डेटा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, उसको सीरियलाइज करना पड़ेगा। तभी हम लोग क्या पढ़े हैं, जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, और यहां पे हम लोग क्या पास कर देंगे, स्टूडेंट। ठीक है, एक बार जब सीरियलाइज हो जाएगा तो ये देखो एडिट में हम लोग क्या किए थे, फिर उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में हम लोग उसको भेज सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंग कंटेंट बनाना पड़ता है।
तो फिर हम लोग वही काम यहाँ पे भी करेंगे कि डेटा हमको भेजना है तो उसको स्ट्रिंग कंटेंट में कन्वर्ट कर दिए, तो डेटा को इनकोडिंग वगैरह देखे कन्वर्ट कर लिए। एक बार जब ये काम हो जाएगा तब हमको क्या करना, वहाँ का क्रिएट को कॉल कराना। किसको कॉल कराना है? क्रिएट। तो वहाँ जो क्रिएट होता है उसका मेथड क्या होता है? पोस्ट मेथड होता है। क्या होता है? तो डेटा निकालने के लिए गेट एसिंक, अपडेट करने के लिए पुट एसिंक, डिलीट करने के लिए डिलीट एसिंक, तो एडिट करने के लिए क्या होगा? पोस्ट एसिंक। क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमारे पास क्लाइंट है, जो HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट है, डॉट क्या देंगे? पोस्ट एसिंक। ठीक है। और इसके अंदर दो चीज देना होगा। पहला तो URL, तो URL के साथ कोई ID नहीं देना है क्योंकि हमको कोई चीज सर्च नहीं करना, सीधा URL दे दिए। और उसके साथ दूसरा क्या देना पड़ेगा? जो आपका कंटेंट है जिसको आप भेज रहे हैं, और डॉट रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। रिजल्ट रिटर्न करेगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? HTTP रिस्पॉन्स मैसेज का रिस्पॉन्स इक्वल्स टू आ गया। अब या तो यहां पे सक्सेस आएगा या तो एरर आएगा। अगर सक्सेस आ गया, इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस कोड, अगर सक्सेस है तो हमको क्या करना है? एक मैसेज देके इंडेक्स में भेज देना है कि इंसर्ट हो गया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अगर सक्सेस नहीं होता है, ठीक है, तो एक तो अगर मॉडल स्टेट फेल होता है तो अपने व्यू में जाएगा, और अगर किसी कारण से वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो इसका एल्स में जाएगा। और यहां पे भी ये इंडेक्स में जाएगा, लेकिन यहां पे हम लोग मैसेज कर देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। तो डेटा इंसर्ट करना बहुत इजी है। यहां से हम लोग क्या किए? एक फॉर्म जनरेट कर दिए। वहां से जो आएगा इस स्टूडेंट में आएगा, अगर वो वैलिड है तो पहले उसको ऑब्जेक्ट से क्या किए? सीरियलाइज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। फिर वो HTTP रिक्वेस्ट पे जा पाए तो उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये कोड लिखे। उसके बाद हम लोग क्या किए? क्लाइंट डॉट पोस्ट एसिंक, वहाँ का जो क्रिएट है उसको हिट किए, उसका URL दे दिए यहाँ पे, और ये डेटा को भेज दिए भाई इसी को इंसर्ट करना जो इसमें है। और ये रिजल्ट क्या होता है? ये हमको मैसेज रिटर्न करता है। तो भैया वहाँ से कोड रिटर्न करेगा, अगर कोड सक्सेस है तो ये आएगा, अगर सक्सेस नहीं, किसी कारण से नहीं रिटर्न आया तो ये होगा। और अगर यहाँ पे ही फेल हो जाता है तो हमारा क्या होगा? सेम फॉर्म खुल जाएगा वो एरर मैसेज के साथ में जो वैलिडेशन वाला होता है। चलिए एक बार इसको रन करा के देखते हैं अब कि हमारा क्रिएट भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां से रोल नंबर डालते हैं हम लोग 12, नेम मनोज कुमार, जेंडर मेल। यहां क्या करते हैं? क्रिएट। क्या लिखा? डेटा इंसर्टेड आया यहां पे। एक और कर लेते हैं 13, लेकिन ध्यान देना यहां पे भी डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा था। डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा तो उसमें क्या जा रहा होगा? नल जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा? नल। ठीक है, तो हम लोग वहां पे बना सकते हैं फील्ड। तो कोई क्रिएट भी काम कर रहा है, डिटेल्स क्या करता है? उसका डिटेल्स भी काम कर रहा है, एडिट क्या करेगा? उसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, और डिलीट से क्या कर सकते हैं? डिलीट। तो ये पूरा का पूरा जो क्रड का API था उसको हम लोग यहां पे क्या किए? कंज्यूम किए। इसको क्या किए? कंज्यूम करने के लिए क्या क्या करना पड़ा? तो सबसे पहले आपका जो URL है उसको स्टोर करना पड़ा, और रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ा। यहां पे कुछ एडिशनल हम लोग यूज किए, जैसे मान लो जेसन, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन, क्योंकि जेसन कन्वर्ट इसी में मिलता है। सिस्टम डॉट टेक्स्ट जो स्ट्रिंग कंटेंट इसी इनकोडिंग क्लास इसी में मिलता है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा किसके लिए? अगर आपके पास कोई ऐसा क्रड के अंदर जो क्रड API है उसके अंदर कोई ऐसा एक्शन मेथड है, कोई ऐसा URL है जो बहुत सारा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है किसी मॉडल का, तो उसके लिए ये है जो लिस्ट के लिए हम लोग काम किए। अगर सिंगल आपको किसी का ऑब्जेक्ट का चाहिए जहां ID पास करके हम सिंगल, जैसे किसी का रोल नंबर पास किए, किसी का एम्प्लॉय ID पास किए, और उसके लिए कुछ बना हुआ डिटेल्स वाला जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए यहां पे देखो हम लोग ये कोड लिखे। एडिट करना है तो ये एडिट का व्यू जनरेट करेगा जो ID लेके आएगा, और उसका फॉर्म जनरेट करके देगा डेटा फिल आउट करके, और वहां से जो डेटा आएगा उसको हम लोग सेव कर रहे हैं इस तरह से, मतलब अपडेट कर रहे हैं। डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपका व्यू देगा जो सर्च करके आपको बताएगा किसका आपको डिलीट करना नहीं करना। अगर वहां डिलीट पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट कॉल होगा, तो उसके लिए हमारा ये हुआ।
ठीक है, तो ये हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आप बना नहीं रहे। बनाने के लिए वेब एपीआई में ऑलरेडी बनाए हुए हैं। क्रिएट करना है तो आपको व्यू जनरेट करना पड़ेगा, जहां से आपको फॉर्म आएगा और वहां से जो डेटा आएगा उसको सीरियलाइज करके स्ट्रिंग कंटेंट में कन्वर्ट करके हम लोग भेज देंगे। वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से मैसेज दिखा देंगे। ये पूरा का पूरा क्रड एप्लीकेशन को, क्रड वेब एपीआई को कैसे कंज्यूम करेंगे वो हो गया। और अगर क्रड एपीआई का कोड देखना चाहते हो तो वो भी हम दिखा देते हैं एक बार फिर से। ये मेरा क्रड एपीआई है जहां हम लोग क्या किए हैं, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में काम किए हैं। वो पिछला वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस तरह से वेब एपीआई नॉर्मल जो क्रड का होता है कैसे बनेगा और कैसे कंज्यूम होगा, ये हम लोग आज कंप्लीट कर लिए।